गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत लिखित प्रश्न। देखिए हमारी यूनिट 1 पूरी हो चुकी है अधिगम के लिए आकलन की। दूसरी यूनिट है जिसका जो नाम है वह आकलन की मौजूदा प्रथाओं का विश्लेषण। जो वर्तमान में जो विधियाँ चल रही हैं आकलन की, जो प्रथाएं चल रही हैं, उनका विस्तार से हम यहाँ पर वर्णन करेंगे इस यूनिट के माध्यम से। उसमें सबसे पहला बिंदु है हमारा लिखित प्रश्न। ये जो पेपर है उसका नाम ही हमारा क्या है? आकलन। इसका नाम ही क्या है? आकलन। तो इसका नाम से ही हमें टोटल इसमें बात आती है मूल्यांकन। देखिए सबसे पहले जब इसमें शब्द आता है हमारा जो मूल्यांकन शब्द है, इसका अर्थ क्या हो बता दिया था मैंने पहले। मूल्य का अंकन। अगर हम इसका विच्छेद करें, जो मूल्य निर्धारित है, जो मूल्य हैं, जो दिख रहे हैं, जो दिए गए हैं, उनको एक अंक प्रदान करना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन या किसी के जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं उनके विषय में निर्णय देना। भाई ऑरली तो जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, हम कहते हैं समझ में आ गया, हाँ मैडम समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ मुझे पूरी तरह से याद है। लेकिन उस याद को, आपकी उस स्मरण शक्ति को, आपकी उस समझ को, आपके उस बौद्धिक स्तर को हम एक मात्रा दे दें कि हाँ आपको इतने % समझ में आया है, आपने इतने नंबर का ग्रहण कर लिया है, आपको इतने नंबर का ज्ञान हुआ है, यह क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है, जिसमें निर्धारित मूल्यों का अंकन किया जा सके। देखिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह कैसी है? बाल केंद्रित। बाल केंद्रित है। उद्देश्य क्या है शिक्षा प्रणाली का वर्तमान की का? बालक का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना। किसके? बालक के। अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन ही उसका सर्वांगीण विकास कहलाता है, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से बाल केंद्रित है। परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली थी वह हमारी शिक्षक केंद्रित थी, यानी शिक्षक पर बालक का फ्यूचर डिपेंड करता था, भविष्य डिपेंड करता था। शिक्षक जैसा बोल देता था बालक के लिए वही ब्रह्म वाक्य हो जाता था। उसके विषय में बालक किसी प्रकार का कोई तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता था और न ही कोई पाठ्य पुस्तक विद्यमान थी। आजकल जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना पड़ेगा, बालक के अनुसार अपनी शिक्षण विधियों को डिफाइन करना पड़ेगा, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। बालक के प्रत्येक बालक के बौद्धिक स्तर का ज्ञान होना शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि पूरी जो शिक्षा प्रक्रिया है वह बालक पर ही घूमी हुई है। यानी कि बालक को अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बालक की रुचि नहीं है, तो शिक्षक का दायित्व ये नहीं है कि उसे जैसा है वैसे हाल पे छोड़ दो। शिक्षा का दायित्व ये कहता है कि उसको रुचि उत्पन्न कीजिए। आपकी शिक्षा में आपकी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, आपकी शिक्षा प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए बालक का व्यवहार परिवर्तन करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरी शिक्षा प्रक्रिया बालक पर ही केंद्रित है। बालक का अगर शिक्षण में, परीक्षण में, अधिगम में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक का ये दायित्व है कि वह उसे और अधिक सुधारात्मक तरीके से आगे बढ़ाए। आपकी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए, आपकी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, आपकी शिक्षा प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि बालक को उसमें
वह बालक में रुचि उत्पन्न कर सके। बालक अगर किसी भी कारणवश रुक रहा है तो आप जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह ये कहती है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली ये कहती है कि आप उसका आकलन कीजिए और पता लगाइए, निदानात्मक आकलन कीजिए कि कमी कहाँ है, क्यों वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया हमारे मूल्यांकन के अंतर्गत आती है, जो कि अब इसके लिए शिक्षक क्या करता है, भिन्न भिन्न तरीके अपनाता है, भिन्न भिन्न प्रकार से छात्र का मूल्यांकन करता है। इसमें मूल्यांकन का संबंध बालक की उपलब्धियों से होता है और इसमें बालक के पूरे तीनों पक्ष समाहित हो जाते हैं। तीनों पक्ष समाहित हो जाते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों ही पक्ष उसमें समाहित हो जाते हैं। ज्ञान स्तर को भी आगे आपको देखना है, उसके भावनात्मक स्तर को भी आपको देखना है और उसके क्रियात्मक पक्ष का भी आपको विकास करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा हो सकता है कि कोई बालक पढ़ने में बहुत इच्छा हो, उसका बौद्धिक स्तर अच्छा हो, वह उसका ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो, लेकिन वह भावात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हो। जरा सा आपने कुछ कह दिया वह रोने लग जाए, उसका कोई सहपाठी नहीं हो, कोई मित्र नहीं हो, उसका सामाजिक दायरा बहुत कम हो, वह अपने आप को सामाजिक रूप से पिछड़ा महसूस करता हो, असहज महसूस करता हो, संकोची प्रवृत्ति का हो। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक को केवल उसके ज्ञानात्मक पक्ष से मतलब है। सर्वांगीण विकास ये कहता है कि शिक्षक का दायित्व है कि बालक के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तीनों ही पक्ष को आगे बढ़ाए। आपने देखा होगा कि जब वर्तमान में जब बालक के एडमिशन के लिए, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पेरेंट्स विद्यालय जाते हैं तो पहले जो होता था कि हाँ गुरुजी चाहिए, हमें तो गुरुजी इंटेलिजेंट होने चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन वर्तमान में हम जो माता पिता हैं वो देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, बालक को खेलने कूदने के लिए स्पेस है या नहीं है। ये सारे पक्ष क्यों? क्योंकि अगर बालक एक ही जगह 6 घंटे बैठ के अध्ययन करेगा तो ना तो उसका ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होगा, ना भावात्मक पक्ष मजबूत होगा, ना ही क्रियात्मक पक्ष मजबूत होगा। अगर वह खेलने के साथ साथ अपनी सहज क्रियाएँ करता रहेगा, सहज नॉर्मल एक्टिविटी में रहेगा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती रहेंगी, विद्यालय में उसको प्लेग्राउंड मिलेगा, विद्यालय में उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो उसके सारे पक्षों का आसानी से विकास हो जाएगा। तो यही बता रहे हैं हम कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी के विषय में निर्णय देना, मूल्य का अंकन करना। बालक क्या है, कितना जानता है, कितना सीख सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी एबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, उसको बाहर निकाल कर लाना। इसलिए क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन शिक्षक द्वारा किया जाता है। अब देखिए, विद्यार्थियों को मूल्यांकन संबंधी जो निर्देश दिए जाते हैं, विद्यार्थियों को मूल्यांकन के लिए निर्देश भी दिए जाते हैं। भाई बिना निर्देशों के तो कोई काम चलता नहीं है। आपने देखा होगा, आप कई एग्ज़ाम अपन देते हैं तो उनमें सबसे पहला जो पेज होता है वह निर्देशों से भरा होता है। अमूमन OMR शीट जब आती है तो अब हमें कैसे पता कि OMR शीट हमें कैसे बननी है, तो उससे संबंधित निर्देश दिए जाते हैं। वह निर्देश किस लिए होते हैं? जिससे कि बालक को पेपर करने में आसानी रहे, बालक बेफालतू का भ्रमित नहीं हो, वह परीक्षण के लिए तैयार रहे, सही रूप से प्रश्नों को पढ़कर उनका आंसर दे सके, प्रश्न के उद्देश्य से परिचित हो सके, उस विषय वस्तु से परिचित हो सके, उसके अंकन से परिचित हो सके कि कितने प्रश्न, कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है। तो ये सारे निर्देश उसके लिए जरूरी होते हैं। परीक्षणों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के पद या प्रश्न होते हैं। 4 प्रकार के पद होते हैं परीक्षणों में, विद्यालयी परीक्षणों में। पहला होता है, 4 पद होते हैं, मौखिक, लिखित, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, तीसरा निष्पादन संबंधी,
और चौथा है हमारा प्रक्षेपण संबंधी प्रश्न। चार पद मूल्यांकन के लिए काम में लिए जाते हैं, चार प्रकार के परीक्षण काम में लिए जाते हैं। मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, निष्पादन प्रश्न और प्रक्षेपण प्रश्न। मौखिक प्रश्न आप देख सकते हैं, नाम से स्पष्ट है, मौखिक मुंह से बोलने वाले प्रश्न। इसमें केवल विद्यार्थियों की बोलने की कैपेसिटी को डेवलप किया जाता है, आंका जाता है, उसका अंकन किया जाता है। कई छात्र होते हैं कहते हैं कि हम लिख सकते हैं, हम बोल नहीं सकते, तो बोलना भी अपने आप में जरूरी होता है। एक शिक्षक के लिए स्पष्टीकरण ही बहुत अधिक आवश्यक होता है। किसी क्षेत्र में हर जगह आपको अपने आप को एक्सप्लेन, लिखकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप अपने आप को। आपकी भाषा सुनियोजित होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। तो और कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि बहुत झिझके से रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, मतलब उन्हें अपने विचार अभिव्यक्ति में प्रॉब्लम होती है। तो मौखिक जो परीक्षण होता है वह बालक के विचार अभिव्यक्ति को सुदृढ़ बनाता है। उसके अंदर का जो डर है, अंदर की जो संकोच है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो मौखिक प्रश्न ये कहता है, मौखिक मूल्यांकन ये कहता है, मौखिक रूप से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापक बालकों के मौखिक प्रस्तुतिकरण के आधार पर मूल्यांकन करता है। दूसरा है लिखित। वे प्रश्न होते हैं जिनके अध्यापक बालकों को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार लिखित प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की लिखने की अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार विचार अभिव्यक्ति की क्षमता को मापा जाता है। यानी छात्र किस प्रकार से किस संबंध में विचार रखते हैं। लिखित प्रश्न भी होते हैं जिनमें छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने के को कहा जाता है। अध्यापक लिखकर व्यक्त करने को कहता है, लिखकर आंसर देने को यहाँ पर कहता है। तीसरा आता है हमारा निष्पादन संबंधी प्रश्न। निष्पादन संबंधी प्रश्न आपने देखे होंगे कि कई बार ऐसी क्विज आती हैं कि आजकल बहुत बच्चों के गेम्स भी ऐसे आ रहे हैं कि कार्ड्स के विभिन्न छोटे छोटे कार्ड्स के टुकड़े होते हैं, उनको कलेक्ट करके उनको जोड़ के कोई नया निर्माण करना होता है। या कागज़ के टुकड़ों पर एक साइड प्रश्न दे दिया जाता है, आंसर दे दिया जाता है और टुकड़े कर दिए जाते हैं। दूसरी साइड जैसे बहुत चल रहा है ये कि पीछे मैप दे दिया जाता है। आप अगर इंसान को जोड़ोगे तो मैप जुड़ जाएगा, मैप को जोड़ोगे, मैप को जोड़ना आता है तो इंसान बन जाएगा। मतलब कागज़ के टुकड़ों से उसका निर्माण किया जाता है। ये निष्पत्ति परीक्षण कहलाते हैं। उनमें IQ लेवल टेस्ट किया जाता है कि वास्तव में आपको कितना ज्ञान है। प्रक्षेपण संबंधी प्रश्न। प्रक्षेपण संबंधी प्रश्न वाक्य पूर्ति प्रश्न या शब्द साहचर्य वाले प्रश्न होते हैं। वाक्य पूर्ति में हो ना, निम्नलिखित वाक्य को पूरा कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, शब्द साहचर्य, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। ये सारे वाक्य इसमें प्रक्षेपण संबंधी प्रश्न में आ जाते हैं। ये चार प्रकार के परीक्षण हमारे सामने हैं, मौखिक, लिखित, निष्पादन और प्रक्षेपण। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें लिखित प्रश्न। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम? लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में भी आप दिमाग में आ रहा होगा सुन के, लिखकर व्यक्त किया जाना, जिसमें बालक अपने विचार, अपने आंसर लिखकर अध्यापक को देता है, अनुसंधानकर्ता को देता है। तो लिखित प्रश्न बहुत प्रकार के होते हैं। पहला तो इसमें आ ही जाता है निबंधात्मक प्रश्न। पहले लिखित प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। लघुत्तरात्मक, पहले निबंधात्मक और दूसरे लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय जिन्हें हम कह सकते हैं निबंधात्मक प्रश्न को, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय, दो प्रकार के होते हैं। दीर्घ उत्तरीय यानी जिनका आंसर डीपली देना। एक दूसरे प्रकार के भी होते हैं, दूसरे हम जिन्हें बोल सकते हैं वस्तुनिष्ठ।
इनमें बहुत शॉर्ट रूप में उनका आंसर देना होता है, टिक करना होता है, लिखकर एक शब्द में लिखकर। अति लघुत्तरात्मक भी इन्हें हम बोल सकते हैं, या रिक्त स्थान की पूर्ति भी हम इसमें बोल सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति भी उनसे करवाते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न भी इसमें होते हैं लिखित प्रश्नों में। निबंधात्मक प्रश्न जिन्हें हम दीर्घ उत्तर प्रश्न कह सकते हैं, दीर्घ और लघु, दीर्घ उत्तर और लघु उत्तर। दूसरे होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहले प्रकार के पद चयन और दूसरे प्रकार के पूर्ति प्रकार के। वस्तुनिष्ठ में एक होता है पद चयन और दूसरा होता है इसमें आपूर्ति प्रश्न। पद चयन और आपूर्ति प्रश्न। देखिए ऐसे व्यक्त कर सकते हैं हम इनको। लिखित प्रश्न दो प्रकार। एक होता है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा होता है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसमें होता है पद चयन प्रश्न। और दूसरा होता है आपूर्ति। ये डायग्राम होता है। लिखित प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ में पद चयन और आपूर्ति प्रश्न। ये होते हैं इसमें प्रकार इसके। अब सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ पदों के प्रकार पढ़ेंगे इसमें लिखित प्रश्न में। वस्तुनिष्ठ पदों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ पदों के प्रकार। देखिए ये तो पता ही है कि निबंधात्मक में लघुत्तरात्मक में शब्द सीमा कुछ कम होती है और दीर्घ उत्तरीय में शब्द सीमा थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें विचार अभिव्यक्ति के लिए छात्र पूरी तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसमें निबंधात्मक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वह अच्छे से विचार व्यक्त कर सकता है उसमें, लेकिन वस्तुनिष्ठ पदों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती है। पहला वर्तमान में जो प्रयोग किया जाता है परीक्षण में वह वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का ही किया जाता है, क्योंकि उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, व्यवहारिकता भी उसमें विद्यमान होती है। वे सरल होते हैं, आसानी से समझ में आने वाले होते हैं, विषय वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा समाहित किए हुए होते हैं। कौन से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अधिक, इनका मापन अधिक शुद्ध माना जाता है। परीक्षण यह है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का आंसर बालक अपने स्मृति के आधार पर देता है। किसके आधार पर? स्मृति के आधार पर। उसको याद है तो वह सही देगा, याद नहीं है तो गलत देगा। उसके बौद्धिक स्तर को सुदृढ़ करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। दो प्रकार इनके बताए मैंने। पद चयन सबसे पहला है पद चयन, आपूर्ति पद और चयन पद। आपूर्ति पद वस्तुनिष्ठ में आपूर्ति पद, इसके भी दो पार्ट हैं। पुनः स्मरण पद, पुनः स्मरण पद, रिक्त स्थान पूर्ति पद।
वस्तुनिष्ठ में पहला जो प्रकार है हमारा आपूर्ति पद, उसमें दो पद हैं, दो प्रकार हैं, पुनः स्मरण पद और रिक्त स्थान पूर्ति पद। पुनः स्मरण पद और दूसरा पद है, दूसरा जो प्रकार है हमारा वह चयन पद का था, जिसमें पहला है हमारा सही गलत पद, बहुविकल्पीय, मिलान, सही गलत पद, बहुविकल्पीय पद, मिलान पद, वर्गीकरण प्रश्न। चयन पद, वस्तुनिष्ठ पद में दो प्रकार मैंने आपको बताए, आपूर्ति पद और चयन पद। आपूर्ति पद के पुनः दो विभाजन किए हैं, पुनः स्मरण पद, रिक्त स्थान पूर्ति पद, और चयन पद के पुनः 4 विभाजन किए हैं, सही गलत पद, बहुविकल्पीय पद, मिलान पद और वर्गीकरण पद या वर्गीकरण प्रश्न। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास आपूर्ति पद। देखिए, इस प्रकार के पद वह पद है जिसमें परीक्षार्थी को उत्तर की पूर्ति करनी पड़ती है। आपूर्ति, जिसमें पूर्ति करनी पड़े किसकी? उत्तर की, वह आपूर्ति पद कहलाते हैं। इस पदों में परीक्षार्थी से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है और वह अपने स्मरण करके अपना आंसर याद करके उसके आंसर दे देता है। उसके संबंध में, उस पद के संबंध में स्मरण करके अपना आंसर दे देता है। किसमें? आपूर्ति पद में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं और इसमें बाकी की पूर्ति छात्र को करनी पड़ती है, इसलिए इसे आपूर्ति पद कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। इनकी रचना सरल होती है, इनका जो आंसर है वह अनुमान से नहीं दिया जा सकता, यानी आइडिया से नहीं दिया जा सकता। जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बोले, तुक्का लगा के इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। किसका? पुनः स्मरण पद का। अगर विषय वस्तु छात्र ने पढ़ी है, उसका अधिगम छात्र ने किया है, वह पढ़ के आया है, उसे याद है, तभी वह इसका आंसर देगा आपूर्ति पदों का, अन्यथा वह नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार के पदों की रचना जो है वह सरल होती है। जब कोई परीक्षणकर्ता परीक्षार्थियों के ज्ञान का मापन करना चाहता है तो आपूर्ति प्रकार के प्रश्न सबसे उपयुक्त होते हैं। पुनः स्मरण पद, जिनमें परीक्षक सीधे सीधे छात्र से प्रश्न करता है। पुनः स्मरण पद आपूर्ति पदों में मैंने बता दिया है जिसमें पूर्ति की जाए छात्र के द्वारा। अब इसका पहला जो पार्ट है वह पुनः स्मरण पद। वे पद होते हैं जिनमें छात्र से परीक्षणकर्ता सीधे सीधे प्रश्न पूछता है और छात्र उसका आंसर बहुत संक्षिप्त में नहीं होता, बल्कि एक विशिष्ट, संक्षिप्त ही नहीं होता, छोटा ही नहीं होता, छोटा तो होता ही है, मतलब एक विशिष्ट आंसर होता है इसका। किसका? पुनः स्मरण पद का। तो जैसे इन प्रश्नों के उत्तर को परीक्षार्थी को शब्द, अंक, नाम, वाक्यांश के रूप में लिखना होता है। एक शब्द, अर्थ, नाम, वाक्यांश के रूप में लिखना होता है। जैसे हमने कहे पुनः स्मरण पद के, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? और डॉट 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 यहाँ पर उसको आंसर लिखना होगा। क्या है इसका आंसर? आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र शर्मा। तो अगर उसे पता है तो ही वह लिख सकता है, वरना उसको कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है। इसमें
इसमें, और ना ही वह तुक्का लगा सकता है। तो ये होते पुनः स्मरण पद। पुनः स्मरण करता है वह वर्तमान का, तो उसे पता है, वह भूतपूर्व के प्रथम राष्ट्रपति का नाम याद करता है और वह इसको लिख पाता है। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर उसे देना होता है, एक शब्द में यहाँ पर उसे आंसर देना होता है। ऐसे ही भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली, महिला मुख्यमंत्री कौन रही, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही, ये सब इसमें समाहित हो जाता है किसमें, पुनः स्मरण पद में। अब इसके भी हम पुनः 3 डिवाइड कर देते हैं, पुनः स्मरण पद को भी पुनः 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, देखिए ये आपके समझ में आ गया होगा वैसे कि पुनः स्मरण पद में इनकी रचना अत्यधिक सरल होती है, सरल और संक्षिप्त आंसर इनके देने होते हैं, और आंसर एक विशिष्ट शब्दों में होते हैं। वह शब्द अपने आप में एक विशिष्ट होता है। इन पुनः स्मरण पद को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सरल पुनः स्मरण पद, द्वितीय प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर सूची पुनः स्मरण पद, प्रत्युत्तर सूची। प्रत्युत्तर सूची पुनः स्मरण पद। तीसरा है समस्या या तथ्य पुनः स्मरण प्रश्न पद। पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सरल पुनः स्मरण पद, प्रत्युत्तर सूची पुनः स्मरण पद और समस्या तथ्य पुनः स्मरण पद। सरल पुनः स्मरण पत्र, सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चंस आइटम्स। इस प्रकार के पद में पुनः स्मरण में न केवल सरल होते हैं बल्कि उनका उत्तर भी संक्षिप्त होता है। जैसा उदाहरण मैंने अभी दिया है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये सारे किसमें आ जाएंगे, सरल पुनः स्मरण पद में। इनका सरल भी होते हैं ये, इनका उत्तर भी सरल और बहुत छोटा होता है। जनरल लैंग्वेज पर, जनरल नॉलेज पर ये आधारित होते हैं, यानी सामान्य थोड़ा सा आपका जो नया थोड़ा सा ज्ञान ही काफ़ी है। ये सरल पुनः स्मरण पद। और दूसरा है प्रत्युत्तर सूची पुनः स्मरण पद। प्रत्युत्तर सूची में देखिए इसमें क्या है, इसे हम कहते हैं री रेस्पॉन्स लिस्ट कॉल टाइप आइटम। इस प्रकार के पद और प्रश्न में प्रशिक्षणार्थी को प्रश्न के उत्तर में प्रत्युत्तर सूची यानी एक सूची के रूप में आंसर देना होता है। कैसे, अब मैं बताऊं कि आपने देखा होगा छोटे तेज में 5 प्रकार के फूलों के नाम लिखो। या लिखिए। पांच प्रकार के। अब इसमें आपको दे दिया 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार एक सूची के रूप में आपको आंसर देने होते हैं किसमें, प्रत्युत्तर सूची पुनः स्मरण पद में। पहले जो था सरल पुनः स्मरण पद में एक शब्द में ही आपको आंसर देना होता था, एक शब्द में ही आपके आंसर होते हैं। और प्रत्युत्तर सूची पुनः स्मरण पद में एक सूची के रूप में अब ये 5 प्रकार के फूलों के नाम यहाँ पर छात्र को लिखने हैं। तो ये प्रत्युत्तर सूची पुनः स्मरण पद में आ जाएंगे। ये अब तीसरा है हमारा समस्या तथ्य पुनः स्मरण पद। इस प्रकार के प्रश्न पुनः स्मरण पद वे होते हैं जिसमें किसी समस्या, वस्तु, स्थिति या तथ्यों से संबंधित होती है। जैसे ये घटना कहाँ घटी,
या इस जगह का नाम बताइए। ये समस्या से संबंधित होते हैं, घटना से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार इन आपूर्ति पदों में छात्र द्वारा आपूर्ति की जाती है, करवाई जाती है। पुनः स्मरण पदों में उसकी स्मरण शक्ति को सुदृढ़ बनाया जाता है। ये तो हो गया आपूर्ति प्रकार के पद। और दूसरे कौन से थे हमारे पुनः स्मरण पद में? पहला तो पुनः स्मरण पद था और दूसरा जो प्रकार था हमारा, अब पहला हम पढ़ते हैं। पहले पुनः स्मरण पद की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या है? क्या विशेषता होगी भाई? सबसे पहला तो यही है कि इसकी छात्रों की धारण शक्ति को, स्मरण शक्ति को प्रबल बनाता है पुनः स्मरण पद। कौन? पुनः स्मरण पद छात्रों की धारणा शक्ति को, जब अध्यापक को सुदृढ़ बनाना होता है, मजबूत बनाना होता है, तो पुनः स्मरण पदों का प्रयोग किया जाता है, मापन करना होता है। इस प्रकार के पदों की रचना अत्यंत सरल होती है। इस प्रकार के पदों की रचना तो सरल होती है, आंसर भी सरल होते हैं, छात्र आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। और दूसरा है, इस प्रकार के प्रश्नों में विश्वसनीयता पाई जाती है। विश्वसनीयता पाई जाती है, बार बार आप परीक्षण करोगे तो वही आंसर आपको मिलेंगे। इस प्रकार इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञानों के मापन के लिए इस प्रकार के पद, प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया विशेषताओं में धारण शक्ति का मापन। रचना होती है इनकी सरल। रचना क्या होती है इनकी? सरल। इन प्रश्नों की इतिहास, भूगोल, गणित, विषयों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के पदों में विश्वसनीयता अधिक होती है। विश्वसनीयता क्या होती है? अधिक पाई जाती है। धारण शक्ति का मापन किया जा सकता है कि छात्र ने कितना पढ़ा है, कितनी विषय वस्तु से याद है, किस हिसाब से याद है, कौन कौन से भाग का उसने अध्ययन किया है। ये सारी विशेषताएं इसके अंतर्गत पाई जाती है। इस प्रकार के प्रश्नों में वैधता होती है, विश्वसनीयता भी होती है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता का मतलब मैं पहले समझा चुकी हूँ। विश्वसनीयता एक ही परीक्षा नहीं कि छात्र को बार बार दिया जाए तो उसके हमेशा उतने ही मार्क्स आए। वैधता वह विषय वस्तु से रिलेटेड होना चाहिए, वैधता होती है। अगला, इस प्रकार के पदों के आधार पर परीक्षाओं में विभेद करना सरल होता है। परीक्षार्थियों में विभेद आसानी से किया जा सकता है, परीक्षार्थियों में अंतर किया जा सकता है, परीक्षार्थियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये विशेषताएं पुनः स्मरण पदों में विद्यमान होती है। अब बात आती है हमारे पुनः स्मरण पदों की रचना में हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। कैसे? सबसे पहला तो हमने देखा जो इनकी बनावट होती है वह बहुत सरल होती है। तो सावधानी हमें ये रखनी है कि प्रश्न बनाते समय सबसे पहली जो सावधानी है वह है कि प्रश्न बनाते समय हमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो छात्र की पूरी तरह से समझ में आ जाए। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न हम बना रहे हैं उसका आंसर एक शब्द से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही आंसर, संक्षिप्त आंसर होना चाहिए। तीसरा है प्रश्नों की संख्या पूरे प्रश्न पत्र में ऐसा ही नहीं कि हम पूरे प्रश्न पत्र में पुनः स्मरण पद समाहित कर दें। इस प्रकार के प्रश्न पत्र बनाते समय इस प्रकार के जो पुनः स्मरण पद हैं वह हम केवल कितने ले सकते हैं? 10% ले सकते हैं। 10% प्रश्न ही इस प्रकार के समाहित होने चाहिए। एक ही तथ्य परीक्षार्थियों से पूछना चाहिए। पुनः स्मरण तथ्यों के माध्यम से एक ही तथ्य, हर तथ्य को इसके माध्यम से पुनः स्मरण के माध्यम से विश्लेषित नहीं किया जा सकता। एक ही तथ्य विद्यार्थियों से पूछना चाहिए। ये इसकी थोड़ी कुछ सावधानियां हैं पुनः स्मरण पदों की। अब है इसकी कमियां। इसमें क्या कमी पाई जाती है? इनके माध्यम से जब ज्ञान किया जाता है, जब आकलन किया जाता है, जब छात्रों का मापन किया जाता है तो हमें पूरी तरह से पता नहीं हो पाता। मैंने कहा ना, इसमें चीटिंग की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पूरी तरह से ये नहीं पता होता कि विषय वस्तु उसके दिमाग में कितनी क्लियर है।
पुनः स्मरण पदों के, क्योंकि एक शब्द में आंसर देना होता है और एक शब्द का आंसर तो वह कहीं से भी उठा के दे सकता है। विषय वस्तु के का उसके विषय में अंदाजा नहीं होता कि विषय में उसके विषय में छात्र को कितना ज्ञान है। परीक्षण के उपयोग से छात्रों की वाक शक्ति का मतलब इसमें लिखना होता है एक शब्द में, जबकि अगर इसमें उच्चारण क्षमता का भी विकास नहीं होता, उसकी वाक शक्ति का भी, वॉकिंग टॉक्स का भी विकास नहीं होता पुनः स्मरण प्रश्नों में। और न ही वह इनके प्रयोग में भी, इनकी बनावट में भी कई बार कठिनाई आ जाती है हमारे पुनः स्मरण पदों में कि हम कोई विषय वस्तु ऐसी है उसमें से शॉर्ट टाइप आंसर नहीं बन पा रहे हैं, वह निबंधात्मक ही है तो उस विषय वस्तु के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के कम होते हैं, कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, आत्मनिष्ठ ज़्यादा होते हैं। जैसे कुछ बातें मैंने कहा आपसे लिखवा ली इसमें प्रत्युत्तर सूची में, तो छात्र जैसे इसमें लिखवा लिया कि इसके 5 भावों के नाम बताइए, विद्यालय के क्लासरूम में 5 आवश्यक चीज़ों के नाम बताइए, तो कोई कुछ लिखेगा कोई कुछ लिखेगा। तो इस प्रकार इसमें आत्मनिष्ठता ज़्यादा पाई जाती है। ये कमियां इसमें वस्तुनिष्ठ पुनः स्मरण पदों में मौजूद होती हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।